प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग विवाह और विवाह में जो प्रेफरेंसेस होती हैं कि किस रिश्ते से विवाह करना चाहिए और किस रिश्ते में विवाह नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। जो अधिमान्य विवाह जो प्रेफरेंशियल मैरिज होती हैं, जहाँ पर कि आदिम जनजातियों में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विवाह की अनेक प्रणालियाँ प्रचलित रही हैं। विवाह दो व्यक्तियों के बीच का ही संबंध नहीं होता, वरन दो परिवार भी इससे जुड़ते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के प्रति अधिकारों व दायित्वों का निर्वाह करते हैं। दोनों परिवारों में नए रिश्तों का जन्म होता है और पति पत्नी के आपस में एक दूसरे के साथ संबंधों का निभाना और कर्तव्यों का पालन करना जरूरी होता है। तो ऐसे में कुछ रिश्तों में वरीयता दी जाती है जिनसे कि विवाह करना अच्छा माना जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हिंदुओं में बहन के पुत्र या पुत्री के विवाह के अवसर पर भाई उनके व परिवार के लिए वस्त्र, आभूषण एवं नगद पैसा देता था, जिसे भात भरना कहा जाता है। इस प्रकार इन दो परिवारों में जीवन साथी चुनने से संबंधित वरीयताएं पाई जाती हैं। एक व्यक्ति का विवाह एक विशिष्ट संबंधी से होना अधिक पसंद किया जाता है। जब विवाह साथी का चुनाव करते समय एक वर्ग विशेष को दूसरे की तुलना में वरीयता या प्राथमिकता दी जाती है, तो ऐसे विवाह को हम अधिमान्य विवाह कहते हैं। लूसी मेयर इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं, यदि वांछनीय हो कि कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करे तो इसे अधिमान्य विवाह कहते हैं। अधिमान्य विवाह के कुछ रूप जैसे सलिंग सहोदरज विवाह, विलिंग सहोदरज विवाह, देवर विवाह, साली विवाह, इनका हम आज मैं आपको बताऊंगी। जो सलिंग सहोदरज विवाह है, इसे चचेरे मौसेरे भाई बहनों का विवाह भी कहते हैं। ऐसे विवाह में एक ही सेक्स के सहोदरों की संतानों में विवाह होता है। जैसे दो बहनों या दो भाइयों के लड़के लड़कियों जब आपस में विवाह करते हैं तो उसे मौसेरे भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों का विवाह कहते हैं। मुसलमानों में भी दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। ज़्यादातर अरब की खानाबदोश जनजाति बेडोइन में दो भाइयों के लड़के लड़कियां परस्पर विवाह करते हैं, क्योंकि यह जनजाति ऊँट पालन का काम करती है। अतः इस विवाह के लिए तथा शत्रुओं से रक्षा के लिए समूह में एकता होना जरूरी है। अतः परिवार या समूह के सभी सदस्य संगठन एवं एकता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का विवाह करते हैं। भारतीय जनजातियों में भी इस प्रकार के विवाह होते तो नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही भाई या बहन एक ही गोत्र या टोटम समूह के होते हैं। ऐसे जनजातियों का भारतवर्ष में निषिद्ध होता है। विलिंग सहोदरज विवाह, इसे हम ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह कहते हैं। ऐसे विवाह विलिंग सहोदरजों की संतान होते हैं। यदि पुरुष अपने मामा की लड़की से विवाह करता है तो उसे मातृ पक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं, और यदि बुआ की लड़की से विवाह करता है तो उसे पितृवंशीय सहोदरज विवाह कहेंगे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माता की लड़की से विवाह करने का पूरा अधिकार था। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की केरियरा जनजाति तथा फिजी द्वीप में भी इस प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ऐसे विवाहों में आयु संबंधी कोई महत्वपूर्ण प्रतिबंध नहीं होता। अतः कभी कभी वर वधू की आयु में 20 वर्ष तक का भी अंतर देखने को मिलता है। जो श्रीमती कर्वे ने दक्षिणी भारत में कुछ ब्राह्मणों और जनजातियों में मामा भांजी विवाह की प्रथा का भी उल्लेख किया है। एक पुरुष वहाँ विवाह में अपनी बड़ी बहन की लड़की को प्राथमिकता देता है, किंतु छोटी बहन की लड़की से विवाह नहीं करता। तो इस प्रकार के जो विवाह हैं, विलिंग सहोदरज विवाह, ये भारतवर्ष में कहीं कहीं पर पाए जाते हैं। विदेशों में तो ये आमतौर पर पाए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि देवर विवाह। कुछ जनजातियों में यह प्रथा है कि एक स्त्री विधवा होने पर अपने पति के भाई से विवाह करती है, तो इसे देवर विवाह कहते हैं। अंग्रेजी का लेविएरेट शब्द लैटिन भाषा के लेविर से बना है। इसका अर्थ होता है पति का भाई। हिंदी में देवर शब्द का अर्थ होता है द्विवर अर्थात दूसरा पति। प्राचीन भारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मृत बड़े भाई की पत्नी अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर लिया करती थी। देवर विवाह को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, पति के बड़े भाई अर्थात ज्येष्ठ से विवाह, जिसमें छोटे भाई की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी से बड़ा भाई विवाह कर लेता है। दूसरा, पति के छोटे भाई से विवाह, जिसमें छोटा भाई अपने बड़े भाई की मृत्यु पर
उसके छोटे भाई से विवाह करता है। रामायण काल में भी रावण की मृत्यु होने पर उसके छोटे भाई विभीषण ने उसकी पत्नी से विवाह किया था। इस प्रकार बाली की मृत्यु पर उसकी विधवा पत्नी द्वारा तारा से बाली के छोटे भाई सुग्रीव ने विवाह किया था। कई पितृवंशीय समाजों में एक व्यक्ति का उत्तराधिकारी उसके बाद बड़ा भाई होता है, जिसे अपने भाई की सारी संपत्ति, भूमि, मकान, पद, उसकी विवाह पत्नी और बच्चे भी विरासत में मिलते हैं। तो इस प्रकार से यदि विधवा युवा है तो उसके अधिक बच्चे नहीं हैं तो भाई के वंश को चलाने के लिए भी इस प्रकार के विवाह किए जाते हैं। इस प्रकार के जो विवाह होते हैं उसका कई कारण हैं, जैसे स्त्री का पराश्रित होना, संतानहीन पति की मृत्यु पर वंश चलाने के लिए उसके भाई से विवाह करना, पति के भाई का रूप रंग पति से मिलता जुलता होना, या अधिक समय तक साथ रहने से स्वाभाविक रूप से प्रेम पैदा होना। तो इस प्रकार से कई और ज़्यादातर तो इस प्रकार की विवाह का कारण ये है कि जो वधू मूल्य जो है वो जनजातियों में बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जिससे बचाव के लिए भी इस प्रकार का विवाह किया जाता है। अब अगला है साली विवाह। ऐसे विवाह में एक पुरुष अपनी पत्नी की बहन या बहनों से विवाह करता है। यह भी दो प्रकार का होता है। प्रथम सीमित साली विवाह, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति प्रथम पत्नी की मृत्यु के पश्चात कभी कभी उसके संतान न होने पर भी उसकी मौजूदगी में भी उसकी बहन से विवाह करता है। समकालीन जो साली विवाह है जिसमें एक पुरुष एक परिवार की सबसे बड़ी लड़की से विवाह करता है और उसकी सभी छोटी बहनें स्वतः ही उसकी पत्नियां बन जाती हैं। तो इस प्रकार के विवाह में भी जो साली विवाह है यह भी आमतौर पर इंडियन सोसाइटीज़ में मिलता है। यह प्रथा उन जनजातियों में ज़्यादा प्रचलित है जिसमें वधू मूल्य की मात्रा अधिक होती है। एक स्त्री की मृत्यु होने पर उसके पिता का यह कर्तव्य हो जाता है कि या तो वह उस व्यक्ति को दूसरी पत्नी देने का प्रबंध करे या वधू मूल्य लौटा दे। कभी कभी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए यदि उसके कोई संतान नहीं होती है तब भी इस प्रकार का विवाह कर दिया जाता है। यह कर्तव्य बोध की तरह है। इसमें बहनें अपने बहन के नहीं होने पर उसके कारण से वो भी विवाह कर लेती है। तो इस प्रकार से ये आपने देखा देवर विवाह, साली विवाह और कुछ अन्य प्रकार के विवाह भी जनजातियों में देखने को मिलते हैं। संथाल जनजाति में विधुर व विधवा आपस में विवाह कर लेते हैं। जैसे मात्र सत्तात्मक गारो जनजाति में एक दामाद अपनी विधवा सास से विवाह कर लेता है, जिसमें कि दामाद का सास की संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। गोंड जनजाति में दादा पोती का विवाह हो जाता है। लुशाई पर्वत पर रहने वाली लाखेर जनजाति और सेमा नागाओं में एक पुत्र अपनी सगी माँ को छोड़कर पिता की अन्य विधवा स्त्रियों से विवाह कर लेता है। इन जनजातियों में स्त्रियों की संपत्ति पर अधिकार होता है, अतः उसकी संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए इस प्रकार के एबनॉर्मल विवाह किए जाते हैं। ऐसे विवाह का उद्देश्य यौन संबंध स्थापित करना नहीं होता, वरन आर्थिक होता है। स्त्री स्वयं भी संपत्ति मानी जाती है, जिसका हस्तांतरण अन्य प्रकार की संपत्ति की तरह ही पिता से पुत्र को होता है। लाखेर जनजाति में पिता अपने पुत्र की विधवा स्त्री से विवाह कर लेता है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर दादी पोते का विवाह हो जाता है। ऐसे विवाह का उद्देश्य संपत्ति प्राप्त करना ही मुख्य रूप से होता है। तो अभी आपने देखा कि जो प्रेफरेंसेस क्या हैं, मतलब विवाह में किन चीज़ों को अधिमान्य माना जाता है, किन चीज़ों को ये माना जाता है कि ये ऐसा विवाह करना उचित है। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में ये बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे जहाँ पर की रिस्ट्रिक्शंस है, जहाँ पर की विवाह नहीं किया जाता, जिन जिन रिश्तों में विवाह नहीं किया जाता है वो भी रिश्ते ऐसे हैं जिनमें कि विवाह नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जहाँ पर कि रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिसमें कि निकटा विमन निषेध है, बहिर्विवाह है, अंतर्विवाह है। तो जहाँ पर कि जिन रिश्तों में विवाह नहीं किया जाता तो वो मैं अगले अपने वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।